हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू एग्ज़ाम घाट। हम अपनी वर्ग 3 की तैयारी को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या वर्ग 3 की जो चयन परीक्षा होने वाली है उसके लिए जो पॉलिटी वाला सेगमेंट है सोशल साइंस में, किसमें? अपना सोशल साइंस में भी कौन सा? पॉलिटी। ठीक है, जो पॉलिटी वाला सेगमेंट है, अगर मैं बात करूँ आपका यूनिट नंबर 19, ठीक है, तो उस यूनिट को आज मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी। मैं कुछ PYQ आपके लिए लेकर के आई हूँ और इन PYQ की सीरीज अब लगातार चलती रहेगी। तो हम फर्स्ट PYQ डिस्कस करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं? ठीक है, भारतीय संविधान की आत्मा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसके कौन से पार्ट को कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या संघीय संरचना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रस्तावना। जो हमारी प्रस्तावना है, जिसे हम प्रियम्बल बोलते हैं, वो हमारी क्या है? संविधान की आत्मा है। इसके साथ में इसे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे हम? संविधान की कुंजी। ठीक है, अब कुछ लोगों का आंसर होता है कि मैम आर्टिकल नंबर 32 को भी हम संविधान की आत्मा कहते हैं। तो बिल्कुल, आर्टिकल नंबर 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक, मैं इतना लिख रही हूँ आपके लिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसको जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, कौन? अंबेडकर जी। ठीक है, अंबेडकर जी ने आर्टिकल नंबर 32 को, किसको? आर्टिकल नंबर 32 को क्या कहा था? संविधान की आत्मा। तो आपके लिए ये क्वेश्चन क्लियर है कि संविधान की आत्मा जब भी पूछा जाए तो प्रस्तावना को लगाना है। लेकिन अगर स्पेशली पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों में भी कौन से आर्टिकल को, तो आर्टिकल नंबर 32 को। या पूछा जाए कि कौन से आर्टिकल को, तो आर्टिकल नंबर 32 को। और अगर स्पेशली नाम मेंशन हो कि अंबेडकर जी के हिसाब से संविधान की आत्मा क्या है, तो जो हमारा अनुच्छेद नंबर 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वही लगाना है। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा है? ऑप्शंस हैं इसके 24वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या 52वां संविधान संशोधन। तो मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन से जुड़े थे हमारे? ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन से। ठीक है, अब मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में आते हैं हमारे? तो मौलिक कर्तव्य है हमारा भाग, क्या है? भाग 4 क। ठीक है, 4 क। ठीक है, या 4A जिसे हम बोलते हैं वो। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ कि किस समिति की सिफारिश से जुड़े हैं, तो ये है स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति है हमारी? स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर एक कमेटी बनी थी, उसने सिफारिश की थी कि संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको भी इंक्लूड किया जाए। तो 4A में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान संशोधन कब हुआ था? 42nd जो संविधान संशोधन आया था 1976 में। ठीक है, कब आया है? 1976 में। तीसरी बात आपके लिए क्लियर हो गई। इसके बाद एक और चौथी बात आती है कि मूल रूप से कितने इसमें मूल कर्तव्य जुड़े थे? तो मूल रूप से कितने जुड़े थे? 10। ठीक है, मूल रूप से कितने जुड़े थे मौलिक कर्तव्य? 10। और जो एक और है 11वें नंबर का जो मूल कर्तव्य है कि जो पालक हैं उन पालकों को जो बच्चे हैं उनको स्कूल में, जो पालक हैं, जो संरक्षक हैं, उन पालकों की ड्यूटी होगी कि उनके बच्चे स्कूल जाएं। ठीक है, पालकों की ड्यूटी होगी कि उनके बच्चे स्कूल जाएं, ये उनका कर्तव्य होगा। और बच्चे भी कब तक? 6 से 14 वर्ष तक के। ठीक है, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे, 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चे। तो ये 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज जुड़ी थी। और 86 जो अमेंडमेंट हुआ था, 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत 21A आर्टिकल भी आया था। ठीक है, 21A आर्टिकल में क्या है? शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, अब हमने एक क्वेश्चन से कितनी बातें जानी? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कुछ संशोधन के द्वारा जोड़ा है। सबसे पहले हमने देखा भाग 4 क। ठीक है, उसके बाद देखा कौन सी समिति की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। उसके बाद देखा कि कितने मौलिक कर्तव्य जुड़े थे? 10 जुड़े थे। ठीक है, 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य कब आया था? 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य आया था अपना 86वां संविधान संशोधन से। 86वां संविधान संशोधन कब? 2002 में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन से कितने सारे फैक्ट्स आपके कवर हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम 24वां, 44वां और 52वां। ठीक है, तो 52वां संविधान संशोधन जो है वो दल बदल से संबंधित है। कैसे? दल बदल से। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन कैसे संबंधित है? दल बदल से। इतनी बात आपकी क्लियर है।
इसके बाद ये जो 24वां संविधान संशोधन है ये इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ था। इसके अनुसार क्या था कि उन्होंने मतलब संविधान संशोधन ये कहता है कि जो संसद है वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ठीक है, संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति है। और 44वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था, जो आपातकाल लगा था भारत में, क्या आपातकाल जो आपातकाल लगता है आर्टिकल नंबर 352 के तहत, उस आपातकाल संबंधी जो प्रावधान है उसमें कैबिनेट शब्द जोड़ा। तो 44वें संविधान संशोधन से क्या शब्द जुड़ा है नया, एक कैबिनेट। ठीक है, कैबिनेट शब्द, कैबिनेट शब्द कहाँ पर जुड़ा है, ये जुड़ा है 352 में। ठीक है, तो प्रश्न आता है कि कैबिनेट शब्द पूरे संविधान में कहीं भी नहीं है, 352 आर्टिकल में है और 44वें संविधान संशोधन से ये आया था। ठीक है, और इसके साथ में एक और प्रोविज़न आया था कि जो इमरजेंसी का प्रावधान है, जो राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है, वो आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं होगा। आंतरिक अशांति के स्थान पर एक शब्द आया था, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसके 3 आधार हो सकते हैं, युद्ध के बाद बाहर आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ना कि आंतरिक अशांति। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपना सेकंड क्वेश्चन को भी कवर किया। हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है मौलिक अधिकार न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है। ठीक है, मौलिक अधिकार न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है, ये किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल नंबर 12 में, 19 में, 32 में और 22 में। तो इसके लिए आंसर करेक्ट कौन सा होगा, आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 मैंने अभी भी आपको बताया था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या होता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अब संवैधानिक उपचारों के अधिकार में क्या होता है कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी को बोलते हैं न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम जो अदर आर्टिकल है उनमें क्या है। तो आर्टिकल नंबर 12, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि जो मौलिक अधिकार है वो किस भाग में है। तो मौलिक अधिकार है संविधान के भाग 3 में। किस में है, भाग 3 में। ठीक है, भाग 3 में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक। ठीक है, 12 से 35 तक क्या है, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार जिनको बोलते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। इसके बाद हम देखते हैं कि 12 में क्या है, आर्टिकल नंबर 12 में है राज्य की परिभाषा। ठीक है, क्या है, राज्य की परिभाषा, राज्य क्या है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपकी। उसके बाद आर्टिकल नंबर 19 में क्या है, तो आर्टिकल नंबर 19 में है फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब बोलने की स्वतंत्रता। इसे हम बोल सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। क्या, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, आर्टिकल 12 हमने देख लिया, आर्टिकल नंबर 19 देख लिया। इसके बाद आर्टिकल 32 मैंने आपको बताया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अब आर्टिकल नंबर 22 में क्या है, तो आर्टिकल नंबर 22 में है गिरफ्तारी। क्या, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। ठीक है, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है निरोध से क्या है, संरक्षण। ठीक है, आपकी ये जो लिखने वाली समस्या है वो जल्द ही एक आध हफ्ते के अंदर ख़त्म हो जाएगी, आपके लिए नई टेक्नोलॉजी लाई गई है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम कि गिरफ्तारी और निरोध से संबंध क्या होता है, निरोध से संरक्षण। ठीक है, तो गिरफ्तारी और निरोध से जो संरक्षण है उसका मतलब होता है कि अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया है तो आपको 24 घंटे के भीतर अदालत के सामने, मतलब जो जज होंगे उनके सामने पेश किया जाएगा। और निरोध मतलब क्या होता है कि कोई आतंकी गतिविधि या फिर मैं बोलूँ कि असामाजिक गतिविधि से संबंधित कोई व्यक्ति है, हमें पता है कि सपोज करो कि इलेक्शन होने वाले हैं, हमें पता है कि ये व्यक्ति कुछ ऐसा कर सकता है जिससे सोसाइटी में समस्या पैदा हो जाएगी, तो उसे हम मतलब कि उसे जो सरकार है या उसे जो पुलिस है वो जेल में डाल सकती है, इसे बोलते हैं निरोध। ठीक है, तो ये मैक्सिमम 3 महीने तक के लिए डिटेंशन में रखा जा सकता है किसी भी व्यक्ति को, मतलब निरोध करके रखा जा सकता है। और ये हर किसी को नहीं रखा जा सकता है जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स रहता है या जिस पर कुछ केस वगैरह लगा होता है, कुछ अलग केस हैं इसमें, है ना, जैसे टाडा वगैरह हैं, तो उन लोगों के लिए निरोध है। ठीक है, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण आपको समझ आ गया, आर्टिकल नंबर 22 में है। 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसी के तहत ये मौलिक अधिकार जो है न्यायालय में प्रवर्तनीय है। सपोज करो कि आपके किसी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप न्यायालय जा सकते हैं, किसके तहत, आर्टिकल 32 के तहत। इसके बाद 12 में मैंने बताया आपको राज्य की परिभाषा, और 19 में क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। इस तरह से हमने
इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये शब्द संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ठीक है, तो ये जो शब्द जोड़ा गया, ये शब्द कहाँ पर सबसे पहले तो देखते हैं, तो ये है प्रस्तावना में। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था प्रस्तावना, तो ये प्रस्तावना में है। ठीक है, अब प्रस्तावना में तो ये है, और ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। आपको इंपॉर्टेंट है 42वें संविधान संशोधन के सारे जो भी प्रोविजंस हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो 42वें संविधान संशोधन में क्या हो गया था, मूल कर्तव्य देखे थे। अभी प्रस्तावना में भी हमने देख लिया कि कुछ अमेंडमेंट थे। अब यहाँ पर प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े थे। एक शब्द तो कौन सा हो गया, धर्मनिरपेक्ष। कौन सा शब्द हो गया पहला, धर्मनिरपेक्ष। 2 शब्द और क्या जोड़े गए थे, जो और 2 शब्द जुड़े गए थे उनमें से एक शब्द था समाजवाद। क्या था, समाजवाद। ठीक है, और एक और शब्द कौन सा था, एकता और अखंडता। कौन सा शब्द था अपना, एकता और अखंडता। ठीक है, एकता अखंडता। तो ये 3 शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। और कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं, ये एवं है। ठीक है, इसको आप एवं समझो, एकता एवं अखंडता। तो 42वें संविधान संशोधन से। 24वें संविधान संशोधन से मैंने आपको बताया था कि संसद संविधान के किसी भी भाग में, ठीक है, कौन, संसद क्या कर सकती है, किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ठीक है, संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। इसके तहत ये था। वैसे आर्टिकल नंबर जो 13 है वो रोकता है इसको, ठीक है, कि मौलिक अधिकारों में कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगी संसद जो मौलिक अधिकारों को न्यून करती है। लेकिन अनुच्छेद ये जो संविधान संशोधन 24वां था, इसके तहत इसको न्यून कर दिया गया और इसमें लाया गया कि जो संसद है वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ठीक है, इसके बाद इसकी डिबेट लंबी चली है और लास्ट में केशवानंद भारतीवाद, आपको याद रखना है, केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद में ऐसा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ऐसी आई कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, बशर्ते संविधान की मूल ढांचे में कोई भी समस्या नहीं जाए। ठीक है, संविधान की जो मूल भावना है वो आहत ना हो। अमेंडमेंट नंबर 44 में मैंने आपको 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई हैं। 44 से सबसे पहले तो है कैबिनेट शब्द। ठीक है, क्या आया संविधान के अंदर, कैबिनेट शब्द आया, कैबिनेट शब्द आया। और जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, ठीक है, क्या होता है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल में सशस्त्र विद्रोह आ गया। आंतरिक अशांति की जगह पे क्या आ गया, आंतरिक अशांति शब्द हटा। आंतरिक अशांति के आधार पर भी पहले राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाता था, इसकी जगह पे क्या आ गया, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी डिस्कस किया है। एक बार वापस से देख लेते हैं सारे जो भी प्रोविजंस हैं। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये शब्द संविधान में किस संशोधन से जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया था अपना 42वें संविधान संशोधन से। इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और एकता और अखंडता। ये तीनों शब्द किसमें जोड़े गए, प्रस्तावना में। इसके बाद हमने देखा 42वां संविधान संशोधन के तहत ये चीज़ें की गई। वहाँ पर मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि मूल कर्तव्य भी 42वें संविधान संशोधन के तहत लाए गए। इसके बाद 24वें संविधान संशोधन के तहत क्या था, 24 में संसद किसी भी 24वें संविधान संशोधन में लाया गया कि संसद किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है संविधान के। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन में कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया आर्टिकल नंबर 352 में। किसमें, आर्टिकल नंबर 352 में। ठीक है, 352 है ये। इसके साथ में आंतरिक अशांति की जगह पर कौन सा शब्द आ गया, सशस्त्र विद्रोह आ गया। और 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है। अब ये चीज़ें बार बार आएंगी, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है संसद की विधायी सर्वोच्चता किस अनुच्छेद में है। ठीक है, संसद की विधायी सर्वोच्चता मतलब कि संसद जो है विधान बना सकती है, संसद कानून बना सकती है और ये कानून सर्वोच्च रहेंगे। ये किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल नंबर 246 में, 280 में, 368 में, 13 में। ठीक है, तो ये जो प्रोविज़न है वो 246 में है। ठीक है, 246 में है क्या, 246 में देखो, एक होता है संघ सूची, क्या होता है, एक संघ सूची, एक होता है राज्य सूची। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्या होता है, समवर्ती सूची। ठीक है, हमारे भारत के संविधान में जो अनुसूची नंबर 7 है उसमें 3 प्रकार की सूचियां हैं। अब संघ सूची क्या होती है, संघ मतलब आपको पता है सेंट्रल मतलब
संसद, ठीक है। संघ सूची के विषयों पर कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी, ठीक है। राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाएगा? विधानमंडल बनाएगा, ठीक है। मतलब विधानमंडल का मतलब होता है राज्यों में जो विधानसभाएं हैं, ठीक है, वे बनाएंगी। और समवर्ती सूची पर कौन बनाएगा? दोनों बनाएंगे, ठीक है। समवर्ती सूची पर राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है। लेकिन अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर कानून बनाते समय क्या हो गया, कोई समस्या उत्पन्न हुई या कोई द्वंद्व हुआ, ठीक है, कोई कन्फ्लिक्ट उत्पन्न हुआ, तो यहाँ पर किसके कानून चलेंगे? संसद के कानून, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन का जो एसेंस है, इस क्वेश्चन का जो सेंस है वो यही है कि संसद की विधायी सर्वोच्चता किस अनुच्छेद में निहित है? 246 में। कैसे निहित है? मैंने आपको बता दिया कि समवर्ती सूची के विषयों पर संघ ने भी कानून बनाया है, राज्य ने भी कानून बनाया है और दोनों के बीच में कोई द्वंद्व है, तो वहाँ पर संघ का जो कानून होगा वो वैलिड होगा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 280 में वित्त आयोग है। क्या है? वित्त आयोग, ठीक है। आर्टिकल नंबर 280 में क्या है? वित्त आयोग है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 368 में क्या है? संविधान संशोधन, ठीक है। 368 के तहत जो भी संविधान में संशोधन होते हैं, जो नए नए अमेंडमेंट होते हैं, पुरानी कुछ चीज़ों को हटा दिया जाता है, तो वो किस में है? आर्टिकल नंबर 368 में। इसके बाद अनुच्छेद 13, तो अनुच्छेद 13 में ये है, अनुच्छेद 13 में है कि मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने से संबंधित कौन कौन सी विधियां हैं, मतलब ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जो मूल अधिकारों को न्यून करते हैं, तो वो बात है अनुच्छेद 13 में, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति शासन किन अनुच्छेद में वर्णित है, ठीक है। तो आपातकाल संबंधी उपबंध है। क्या? आपातकाल, ठीक है। राष्ट्रपति शासन भी आपातकाल के अंतर्गत ही आता है, आपातकाल, ठीक है। आपातकाल संबंधी उपबंध कौन से भाग में है? भाग 18, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप जब 18 साल के हो जाते हो तो आप इमरजेंसी वाली कंडीशन आ जाती है, ठीक है। आपातकाल लग जाता है आपके जीवन में एक तरह से। तो आपातकाल 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। आपातकाल 3 टाइप के होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल नंबर 352 में, यहाँ मैं लिख देती हूँ नंबर 1। क्या? राष्ट्रीय आपातकाल। कौन से आपातकाल? राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल यहाँ पे। फिर 356 में होता है राष्ट्रपति शासन। क्या होता है? राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। और 360 में होता है वित्तीय आपातकाल, ठीक है, वित्तीय आपातकाल। ये तीनों आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखने हैं। 352, 356, 360, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है? पूरे देश में लगता है। राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार लग चुके हैं, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लग चुके हैं अभी तक? 3 बार लग चुके हैं। तो ये कितनी बार है अभी तक? 3 बार है, ठीक है। जब भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में, जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1971 में, ठीक है, 1971 में, मैं यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि ये आएगा नहीं। 1962 में पहली बार, उसके बाद 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और 1975 में, ठीक है, इंदिरा गांधी के टाइम पर। अगर आपको नहीं पता हो तो आप इमरजेंसी मूवी देख लेना, ठीक है। तो इस तरह से 3 बार आपातकाल लग चुके हैं। 365 में क्या देखा हमने? राष्ट्रपति शासन। और 360 में देखा है वित्तीय आपातकाल। 365 में ये होता है कि राज्य अगर केंद्र का निर्देश मानने में असफल हो जाए, ठीक है, केंद्र के द्वारा कोई निर्देशन दिया गया है, राज्य असफल हो जाए, तो उस राज्य में 356 के तहत 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, ठीक है। इस तरह से हमने पूरा आपातकाल कवर कर लिया, तीनों आर्टिकल हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यपाल को राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त करता है, ठीक है। 152, 153, 155, 356। तो 356 तो अभी हमने जस्ट देखा है ना। 356 तो हमने देख ही लिया है। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन है, ठीक। क्या है? राष्ट्रपति शासन। आप बार बार बोलोगे इन आर्टिकल्स को तो आपको आर्टिकल्स याद रहेंगे, और आर्टिकल्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। राष्ट्रपति शासन 356 में, तो ये नहीं हो सकता आंसर। 152 में क्या है? अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं राज्य। जैसे वहाँ हम केंद्र पढ़ते हैं, वैसे राज्य है भाग 6 में। किस में है? पार्ट नंबर 6 में है संविधान के। अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर के 152 से लेकर के 237 तक। अनुच्छेद नंबर 152 से लेकर के 237 तक, ठीक है। अब 152 में क्या है? राज्य की परिभाषा है। क्या है? राज्य की परिभाषा है, ठीक है, राज्य की परिभाषा है, ठीक है। तो 152 भी नहीं हो सकता। 153 में क्या है? 153 में है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्य का एक कौन होगा?
राज्यपाल होगा, या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल एक हो सकता है। ठीक है, 155 में है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कौन से में? आर्टिकल नंबर 155। ठीक है, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को देखा। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान की कौन सी अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण है? मैंने अभी आपको बताया था कि 7वीं अनुसूची में। ठीक है, जो अपना 7वीं अनुसूची है उसमें क्या है? केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का वितरण है, मतलब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 5वीं अनुसूची में क्या है? 5वीं अनुसूची में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। कौन से? अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र। ठीक है, आपको याद रखना है, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र। ये किसमें? अपना अनुसूची नंबर 5 में है। ठीक है, इसके बाद 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में है भूमि सुधार। भूमि सुधार, जो 9वीं अनुसूची हमारी लाई गई थी वो पहले संविधान संशोधन से लाई थी, फर्स्ट संविधान संशोधन से लाई गई थी, याद रखना है आपको। ठीक है, इसमें क्या था कि पहले ऐसा था कि भूमि सुधार से संबंधित कानूनों को संसद किसी भी अन्य कानून बना करके न्यून नहीं कर सकती है और इनमें संशोधन नहीं कर सकती है, लेकिन केशवानंद भारतीवाद के बाद में इनमें भी संसद मतलब कि कुछ अमेंडमेंट करना हो तो कर सकती है। ठीक है, 10वीं अनुसूची दल बदल, मैंने तो अभी भी आपको बताया था 52वां संविधान संशोधन और 10वीं अनुसूची क्या है? दल बदल। किसके तहत लाई गई थी? 52वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसमें जो भी अनुसूचियां वो कवर की है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है। 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार आंदोलन है और 10वीं अनुसूची में भूमि सुधार नियम है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करता है हमारी राष्ट्रपति। ठीक है, आपको ये बताना है कि वर्तमान में कौन मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और कौन अन्य निर्वाचन आयुक्त है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अच्छा, निर्वाचन आयोग कौन से आर्टिकल में है? निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग ये आर्टिकल नंबर आता है अपना 324। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया क्या है? अब यहाँ पर अलग से मेंशन है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान और अन्य निर्वाचन आयोग को उसी रीति से हटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। ठीक है, प्रधानमंत्री नहीं हटाएगा, लोकसभा अध्यक्ष नहीं हटाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जिस तरह से हटता है उस तरह से, मतलब कि संसद के द्वारा। ठीक है, एक पूरी प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, निर्वाचन आयोग का गठन अभी मैंने आपको बताया था आर्टिकल नंबर 324 में। ठीक है, 280 में मैंने आपको बताया है वित्त आयोग है। क्या है? वित्त आयोग है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 315 में है अखिल भारतीय सेवाएं। क्या? अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे यूपीएससी से जितनी भी सर्विसेज होती हैं, अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है, सेवाएं। इसके बाद 324 में निर्वाचन आयोग है और 330 में क्या है? तो आर्टिकल नंबर 330 में है लोकसभा में आरक्षण है। ठीक है, लोकसभा में आरक्षण किसको? एससी और एसटी। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षण आर्टिकल नंबर 330 के तहत। विधानसभा में किससे है? 332 से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय लोकतंत्र में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से लाई गई है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन जग जाहिर है, हमें पता है। ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन प्रणाली ली है। अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है? अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स लिए हैं। अमेरिका से हमने और क्या लिया है? अमेरिका से हमने लिया है, हमने न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली है। क्या लिया है अमेरिका से? न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है, इसके बाद हमने संसदीय शासन प्रणाली तो ब्रिटेन से ली है। कनाडा से हमने क्या लिया है? अवशिष्ट शक्तियाँ ली है, केंद्र राज्य संबंध लिया है। क्या लिया है? केंद्र राज्य संबंध से संबंधित जितने भी प्रोविजंस हैं वो हमने कनाडा से लिया है। ठीक है, फ्रांस से क्या लिया है? फ्रांस से हमने लिया है गणतंत्रात्मक ढांचा। क्या लिया है हमने? गणतंत्रात्मक ढांचा और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। क्या लिया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व भी लिया है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न है, भारत में संसद किस प्रकार, भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है या संसद है वो किस प्रकार की है? एक सदनीय, द्वि सदनीय, त्रिसदनीय या कोई नहीं? तो हमें पता है द्वि सदनीय है ना। द्वि सदनीय मतलब अपर हाउस होता है, एक अपर हाउस है और एक लोअर हाउस है ना। अपर हाउस है और लोअर हाउस है, मतलब उच्च सदन और निम्न सदन। अब जो उच्च सदन है हमारा, अपर हाउस है, अपर हाउस कौन सा होता है? भले नाम अपर हाउस है लेकिन उसके अंदर जो शक्ति है वो थोड़ी सी कम है, जैसे कि राज्यसभा। और जो लोअर हाउस है मतलब निम्न सदन है, वो हम बोलते हैं जो जनता का प्रतिनिधित्व वाला सदन रहता है, लोकसभा। ठीक है। इसी तरह से राज्यों में भी देखते हैं हम विधानसभा और विधान परिषद। कुछ राज्यों में ही विधान परिषद है, हर राज्य में विधान परिषद नहीं है। ठीक है। 6 राज्यों में अभी विधान परिषद है। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें किन किन राज्यों में अभी विधान परिषद है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच अगर मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो इसका निर्णय, अंतिम निर्णय होता है वो किस तरह से होता है? क्या राष्ट्रपति करता है? नहीं, प्रधानमंत्री भी नहीं करता, लोकसभा भी नहीं करती, संयुक्त अधिवेशन होता है। ठीक है। अगर किसी भी बिल पर, किसी भी कानून पर अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच में क्या हो जाए, मतभेद हो जाए, तो इसके बाद क्या होता है, एक संयुक्त अधिवेशन होता है। क्या होता है? ये होता है, संयुक्त अधिवेशन होता है। ठीक है। संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल नंबर 108 में इसका प्रावधान है। अब 2 चीज़ों पर संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है। किन किन 2 चीज़ों पर? नंबर 1 धन विधेयक पर, किस पर? धन विधेयक पर। नंबर 2 संविधान संशोधन पर। ठीक है। क्या? संविधान संशोधन पर। ठीक है। संविधान संशोधन और धन विधेयक पर संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, भारत का लोकतंत्र किस मूल सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है। अब भारत का लोकतंत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण, राजतंत्र की प्रधानता, धर्म आधारित राजनीति। राजतंत्र है नहीं, धर्म आधारित राजनीति है नहीं, हम पंथ निरपेक्ष हैं। शक्तियों का केंद्रीकरण, क्या किसी एक सेंट्रल बॉडी ऐसी है जिसके पास पूरी शक्तियाँ? तो ऐसा भी नहीं है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, तभी तो जो सरकार है वो केंद्र स्तर पर है, राज्य स्तर पर है, स्थानीय स्तर पर है, मतलब शक्तियों का विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति के, राज्यसभा के, लोकसभा के, सुप्रीम कोर्ट के। अब हमें पता है कि पब्लिक ने जो चुनकर भेजा है अपने लोगों को, वो किस में है? लोकसभा में, है ना। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के प्रति। ये आर्टिकल, इसके लिए एक आर्टिकल है 75(2). ठीक है। 75(2) एक आर्टिकल है। इसके तहत है कि संसद जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है। इसमें क्या है? सामूहिक रूप से। और व्यक्तिगत रूप से अगर जब पूछे कि एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है। किसके प्रति उत्तरदायी होगा? व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। तो उसके लिए आर्टिकल आप लगाओगे 75(3). ठीक है। अच्छा, अब कोई बात करे कि 75, आर्टिकल नंबर 75 में क्या है? तो आर्टिकल 75 में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। किसकी नियुक्ति? पीएम की नियुक्ति। ठीक है। पीएम की नियुक्ति। और अगर मैं बात करूं कि केवल मंत्रिपरिषद शब्द का वर्णन कहाँ है कि मंत्रिपरिषद होगी, तो ये है मंत्रिपरिषद होगी, प्रधानमंत्री की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, आर्टिकल नंबर 74 में। ठीक है। आपको ये कुछ आर्टिकल्स हैं वो क्लियर रखना पड़ेंगे। आप अगर सजेशन देंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो एक आर्टिकल की स्पेशल क्लास आपके लिए लेकर लाई जाएगी, जिसमें आपके जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो क्लियर करवा दिए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। भारतीय लोकतंत्र में सर्वोच्चता होती है संसद की, कार्यपालिका की, संविधान की, राष्ट्रपति की। सिंपल सी बात है, भारतीय संविधान, जो भारतीय लोकतंत्र है वो संविधान की सर्वोच्चता रखता है। ठीक है। संविधान सर्वोच्च है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय लोकतंत्र में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब समझते हैं आप कि कोई कानून बन गया है, कोई कानून बन गया है, क्या ये कानून सर्वोपरि है? नहीं। इसका जुडिशियल रिव्यू मतलब कि न्यायिक पुनरावलोकन किया जाएगा। अगर इसमें कोई भी चीज़ गलत है या सही है उसको पुनः देखा जाएगा, और वो कौन देखेगा? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। किसी भी कानून का न्यायिक पुनरावलोकन कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। जो जुडिशरी है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संसद। ठीक है। भारतीय संसद का गठन किनसे होता है? तो भारतीय संसद का गठन लोकसभा और राज्यसभा से हो जाता है, राष्ट्रपति और लोकसभा से होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों से मिलकर होता है, या प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा से होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। क्या करेक्ट आंसर होगा? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है।
कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 79 में हमारी क्या है? संसद है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 79 में क्या है? संसद है। 80 में क्या है? हमारा राज्यसभा है। और 81 में क्या है? लोकसभा है। ठीक है, आपको तीनों आर्टिकल याद रखने हैं, यहाँ से याद करो। 79, 80, 81। ठीक है, 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? अब आपको पता है कि लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो 5 वर्ष में होते हैं। ठीक है, ठीक है, और 5 वर्ष के बाद लोकसभा भंग हो जाती है। मतलब जो लोकसभा एक बार चुन ली जाती है, अब वो पूरी लोकसभा के स्थान पर एक नई लोकसभा आएगी। ठीक है, 5 वर्ष बाद नई लोकसभा बैठेगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, क्या राज्यसभा भंग होती है? मतलब जो राज्यसभा में जो सारे लोग हैं, क्या वो वापस से सारे के सारे लोग नए चुने जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि ये भंग नहीं होती है, यह कभी भंग नहीं होती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ही होगा। क्या 5 साल बाद भंग होती है? नहीं। राष्ट्रपति की आदेश से भंग होती है? ऐसा भी नहीं है। लोकसभा के साथ भंग होती है? ऐसा भी नहीं है। ये कभी भी भंग नहीं होती। लेकिन इसके सदस्य 6 साल तक, ठीक है, प्रत्येक 6 साल में 1/3 सदस्य इससे क्या होते हैं, मतलब उनका रिटायरमेंट होता जाता है एक तरह से मैं बोलूँ तो, और नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो अभी मैंने आपको बताया था आर्टिकल नंबर 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए ऑप्शन है, लोकसभा अध्यक्ष। अच्छा, क्या ये वोट देता है? तो ये वोट देता है जब बराबर वोट हो जाते हैं। ठीक है, जब बराबर वोट हो जाते हैं, जो लोकसभा है और राज्यसभा है उनके वोट बराबर हो गए किसी भी मतलब कि बिल पर या किसी भी जो अपना प्रस्ताव आया है उस पर, तो ये वोट देता है फिर, और इसका मत होता है निर्णायक मत। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम डिसाइडिंग वोट होता है, इसका निर्णायक मत होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो धन विधेयक होता है, मनी बिल, उसे किस सदन में लाया जाता है? तो पहले वो लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और क्या मनी बिल के ऊपर संयुक्त बैठक होती है? तो मनी बिल के ऊपर संयुक्त बैठक नहीं होती। ठीक है, संयुक्त बैठक इसमें नहीं होती है। क्या राज्यसभा को कोई शक्ति होती है? राज्यसभा मनी बिल को रोक नहीं सकता। संयुक्त बैठक नहीं होगी, इसका मतलब क्या है, राज्यसभा इसको मनी बिल को रोक नहीं सकती है, केवल मैक्सिमम 14 दिन तक रख सकती है। ठीक है, अधिक से अधिक 14 दिन तक रखेगी, और 14 दिन तक अगर इसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया तो ये अपने आप क्या हो जाता है, पारित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जा सकते हैं? ठीक है, राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करता है। इसके लिए 4 क्षेत्र होते हैं। 4 क्षेत्र कौन से होते हैं इसके लिए? विज्ञान, क्या? विज्ञान, कला, साहित्य, विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा। ठीक है, आप देखते हो राज्यसभा का मेंबर सचिन तेंदुलकर को बना दिया जाता है, तो वो क्या है, वो यहाँ पर समाज सेवा। ठीक है, इनमें से किसी एक क्षेत्र से, मतलब जैसे समाज सेवा से ले लेते हैं जनरली, क्योंकि स्पोर्ट्स तो इसमें है ही नहीं है, तो विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा। तो आप इसके लिए शॉर्ट फॉर्म याद रख लो, निमोनिक विकास। ठीक है, विकास 100 से 2 चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन है, शून्यकाल का समय कब होता है? सबसे पहले आता है प्रश्नकाल, प्रश्नकाल के जस्ट बाद आता है शून्यकाल, तो प्रश्नकाल के तुरंत बाद। इसका आंसर ये है। प्रश्नकाल कब से कब तक होता है? तो 11 से 12 तक का टाइम होता है। 11 बजे से जो बैठक होती है संसद में प्रारंभ होती है, 11 से 12 तक का टाइम होता है प्रश्नकाल का, और प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से 1 बजे तक का जो टाइम होता है वो उसे बोलते हैं हम शून्यकाल। ठीक है, ये होता है शून्यकाल। इसमें क्या है कि कोई भी बहुत महत्वपूर्ण जो विषय से संबंधित प्रश्न होते हैं और पहले उनके बारे में बताया नहीं जाता, उन प्रश्नों को इस टाइम पीरियड में पूछ लिया जाता है, जो भी अपने मतलब कि MPs होते हैं उनसे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। भारत में विधायिका कितने स्तरों पर है? तो मैंने आपको जैसे विधायिका है, विधायिका 2 सदनीय है, मतलब राज्यसभा लोकसभा है। अब ये कितने स्तरों पर है? तो ये राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर है, केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर है। ठीक है, केंद्र पर क्या होता है, केंद्र पर जैसे विधायिका है, मतलब केंद्र पर जो विधायिका उसे क्या बोलते हैं आप? संसद। ठीक है, क्या बोलते हैं? संसद। संसद भी राज्यसभा और लोकसभा के फॉर्म में होती है। ठीक है, 2 सदन है। इसके बाद जो राज्यों में होती है उसे हम बोलते हैं विधानमंडल। क्या बोलते हैं उसे हम?
विधान मंडल। जैसे अगर मैं एमपी में बात करूं तो एमपी में विधानसभा है, विधानसभा कहाँ पर है? भोपाल में, ठीक है, विधानसभा भोपाल में है। अब क्या एमपी में विधान परिषद है? विधान परिषद एमपी में नहीं है। विधान परिषद कितनी जगह है? 6 स्टेट्स में। कौन कौन से 6 स्टेट्स में है? यूपी में है, ठीक है, बिहार में है, यूपी में है, बिहार में है, आंध्र में है, तेलंगाना में है, आंध्र में है, तेलंगाना में है, कर्नाटका में है, और एक और जगह कहाँ पर है? यूपी, महाराष्ट्र में है, ठीक है, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो इस तरह से 6 स्टेट्स में विधान परिषद भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा की कार्य अवधि। तो राज्यसभा की तो कोई कार्य अवधि होती नहीं है ना, वो तो स्थायी सदन है। अब राज्यसभा के सदस्य, ठीक है, राज्यसभा में जो सांसद हैं उनकी कार्य अवधि की अगर मैं बात करूँ तो वो होती है 6 वर्ष। लोकसभा में कितनी होती है? 5 वर्ष, ठीक है, लोकसभा की भी 5 वर्ष है और लोकसभा के सदस्यों की भी 5 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ मैं। अगला प्रश्न है किसी राज्य में विधान परिषद बनने या समाप्त करने की शक्ति किसके पास होती है? ठीक है, जैसे एमपी में विधान परिषद नहीं है, अब इसकी शक्ति किसके पास है? तो इसकी शक्ति होती है संसद के पास। आर्टिकल नंबर होता है 169। लेकिन पूरी तरह से संसद के पास है ऐसा नहीं है। सबसे पहले क्या होता है? राज्य से, ठीक है, राज्य से विशेष बहुमत से, राज्य से विशेष बहुमत से एक बिल पारित होता है, चाहे निर्माण करना है चाहे विघटन करना है। तो पहले राज्य से एक बिल पारित होगा, फिर संसद से होगा, राज्य के विधानमंडल से हो गया, फिर संसद से होता है, संसद से साधारण बहुमत से हो जाता है साधारण बहुमत से, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी विधान परिषद बनता है या समाप्त होता है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 169 में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राज्य की विधानसभा के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो जो मिनिमम सदस्य संख्या होती है वो 60 है। क्या? मिनिमम सदस्य संख्या किसी भी राज्य की विधानसभा में, और मैक्सिमम कितनी होगी? ये 500, ठीक है, 60 और 500, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? यूपी में है 403। सबसे कम कहाँ पर है? सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में। कितनी है? 32 है। इसके अलावा और कहीं पर और कम है तो 40 है अपनी गोवा में, गोवा में 40 है। और कहाँ पर है? 40 ही अपनी मिज़ोरम में, ठीक है, मिज़ोरम में। इसके अलावा 60 बहुत जगह है। जो 7 सिस्टर्स में से आपको मैं 5 नाम बताऊंगी। एक नाम तो ये हो गया, ठीक है। असम में, असम को छोड़ दो, असम के अलावा जितनी भी, कितने बचे हुए? असम हो गया, मिज़ोरम हो गया, बचे 5 के 5 नॉर्थ ईस्ट में, 5 के 5 नॉर्थ ईस्ट में कितनी है? 60 सीट है, ठीक है। इस तरह से हमने अपने 29-30 जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं आज डिस्कस करे हैं। आप इस तरह से क्लास में बने रहें, आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स, फैक्ट्स सब कवर होंगे। हम पूरी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके लिए लाएं। थैंक यू।